आज हम एक दिलचस्प सफर पर नजर डाल रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने डोर टू डोर सेल से शुरुआत की और फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो बेसिकली एक इंटरव्यू का हिस्सा है। इसमें उनके शुरुआती दिनों के संघर्ष हैं, ट्रेडिंग में कैसे आए, क्या मुश्किलें आईं और क्या जरूरी सबक सीखें, वो सब है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस कहानी की तह तक जाना। वो सोच, वो तरीके और वो खास मोड़ क्या थे जिन्होंने इस पूरे सफर को शक्ल दी। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुरुआती नाकामियों ने असल में आने वाली कामयाबी की बुनियाद रखी और ट्रेडिंग की इस दुनिया में जो इतनी उतार चढ़ाव वाली है उसमें टिके रहने के लिए क्या लगता है। सही। तो चलिए इस अनुभव को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कार पार्ट्स फैक्ट्री की नौकरी से। अच्छा। महीने के करीब $2000 मिल जाते थे, ठीक ठाक। पर यूनिवर्सिटी बीच में ही छूट गई थी और घर से दबाव था कि कोई स्थिर नौकरी पकड़ लो। टिपिकल प्रेशर। हाँ, लेकिन फिर एक दिन सड़क पर दिखी एक नीली ऑडी R8 ओह, और उसे चला रहा था कोई 22-23 साल का लड़का। अरे वाह। हाँ, गाड़ी की कीमत कोई 150 के, 175 के। तो उनके मन में सवाल आया, भाई ये कैसे मुमकिन है इस उम्र में। बिल्कुल, सवाल तो उठेगा ही फिर। तो पता किया, मालूम हुआ कि वो लड़का डोर टू डोर सेल्स करता था। डोर टू डोर सेल्स, ओके। हाँ, और उसमें कमीशन काफी तगड़ा था, हर सेल पर $400। $400 पर सेल, ये तो बहुत है। बहुत है, लेकिन ये काम सुनने में आसान नहीं लगा। खासकर इसलिए क्योंकि घंटे के हिसाब से कोई पगार नहीं थी, सिर्फ कमीशन। ओहो, सेल नहीं तो पैसा नहीं, रिस्की। बहुत। उनके पिता ने भी साफ मना कर दिया। बोले इसमें इज्जत नहीं है, लोग दरवाजे बंद कर देंगे, मुंह पर भला बुरा कहेंगे, ये कोई काम है। ये सोच तो होती है अक्सर। हाँ, और वो शुरुआती दौर वाकई बहुत मुश्किल था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पूरा महीना निकल गया, एक भी सेल नहीं। सोचिए, पूरा महीना। रोज सुबह 9:30 से रात 8 बजे तक दरवाजे खटखटाना और बस ना सुनना। उफ। परिवार का शक अलग, दोस्त अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, भाई बहन सेटल हो रहे हैं, उनसे अपनी तुलना। बहुत हौसला तोड़ने वाला था ये सब। हाँ, वो सेल्फ डाउट वाला फेज। लगता होगा कि गलत जगह आ गए। बिल्कुल। उन्हें खुद पर शक होने लगा, उस इलाके पर शक होने लगा जहां वो सेल्स कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात है ना। हाँ। उन्होंने बाद में ये महसूस किया हाँ। कि वो पूरा महीना, वो हर ना जो उन्होंने सुनी, वो असल में उस पहली हाँ के लिए तैयारी थी। एक तरह से ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग कैसे? वो रिजेक्शन झेलने की आदत, वो बिना कुछ कमाए रोज घर लौटने का मानसिक बोझ, ये सब अनजाने में ही उन्हें ट्रेडिंग की दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। हाँ, जहां रोज मुनाफा नुकसान का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो मानसिक मजबूती वहीं से बननी शुरू हुई। और फिर वो पहली सेल हुई। फाइनली। पूरे 1 महीने लगातार ना सुनने के बाद जाहिर है ये एक बड़ा पल था। जैसा उन्होंने कहा, दिल से बोझ उतर गया और एक सोच आई कि अगर एक सेल हो सकती है तो हजारों क्यों नहीं। सही बात है, वो एक उम्मीद जगी। और कमाल देखिए, अगले ही दिन 4 सेल हो गई। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। यहां से आत्मविश्वास बढ़ा। फिर रुके नहीं, अपनी एजेंसी खोली, सेल्स एजेंट्स रखे। अच्छा, स्केल अप किया। हाँ, और कमाई बढ़कर 1400 से $1800 प्रति सेल तक पहुंच गई। जबरदस्त। तो ये सेल्स वाला चैप्टर काफी कामयाब रहा। बिल्कुल। ये हिस्सा साफ दिखाता है कि वो क्या कहते हैं, दृढ़ता और एक ही चीज को बार बार करते रहने का नतीजा मिलता है। सेल्स का अनुभव, खासकर वो ना सुनने की आदत। हाँ, वो रेजिलियंस। हाँ, वो रेजिलियंस, वो ट्रेडिंग के लिए एक अनकही ट्रेनिंग बन गया। और हाँ, पैसों के मामले में भी थोड़ी समझ, थोड़ी मैच्योरिटी यहीं से आनी शुरू हुई होगी। था। हाँ। तो सेल्स एजेंसी अच्छी चल रही थी, करीब 35 एजेंट्स थे, सिस्टम बन गया था। तो अब इनके पास खाली वक्त बचने लगा। अच्छा, टाइम मिलने लगा। हाँ, ऑफिस में बैठे फोन देख रहे थे, तभी नजर पड़ी MT5 के एक स्क्रीनशॉट पर। MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाला मशहूर सॉफ्टवेयर। उस स्क्रीनशॉट में दिख रहा था एक दिन का मुनाफा $35,000। किया $35,000 एक दिन में। हाँ, ये देखकर तो वो चौंक गए, क्योंकि उस वक्त वो खुद महीने का 20-22 हजार डॉलर कमा रहे थे सेल से। ओह, महीने भर की कमाई से कहीं ज्यादा। एक दिन में। बस यहीं से फॉरेक्स ट्रेडिंग में दिलचस्पी जाग गई। ये आंकड़ा तो किसी को भी खींच सकता है। तो फिर खोज शुरू हुई। हाँ, ऑनलाइन रिसर्च की, यूट्यूब पर गए, वहां उन्हें अंकल टेड नाम का एक शख्स मिला। अंकल टेड, ओके। उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी। शुरू में प्रोफाइल बड़ी आम सी लगी,
बास्केटबॉल खेलना, खाना पीना, एक नॉर्मल बंदा। इधर धीरे धीरे प्रोफाइल पे ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स दिखने लगे। पहले छोटे अमाउंट $20, $50, फिर बड़े होते गए $89,000 तक के स्क्रीनशॉट्स। अच्छा। धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखी। हाँ। तो ये देखकर उन्हें लगा कि ये बंदा असली है। इसे वक्त लगा है यहाँ तक पहुंचने में। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला मामला नहीं है। सही है, वो ऑथेंटिसिटी महसूस हुई। बिल्कुल सही। और फिर उन्होंने ट्रेडिंग में पहला कदम रखा। लेकिन अंदाजा लगाइए कैसे? कैसे? बिना सीखे। हाँ। बिना किसी खास जानकारी के अप्रैल में $200 डाले और सिर्फ 2 हफ्तों में गए वो पैसे डूब गए। ओहो। पहला सबक। नुकसान छोटा था पर सबक बहुत बड़ा था। उन्हें समझ आया कि भाई ये सीखने वाली चीज है। अच्छा। जहां $200 जा सकते हैं वहां $2 लाख भी जा सकते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है। बिल्कुल सही, ये रियलाइजेशन जरूरी था। इस नुकसान के बाद उन्होंने फैसला किया कि सीखना पड़ेगा। अंकल टेट की मेंटरशिप ली। $350 का एक ऑनलाइन वेबिनार था। अच्छा, प्रॉपर गाइडेंस लेने का सोचा। हाँ, एक ग्रुप ज्वाइन किया और सीखने का सफर शुरू हुआ। शुरुआती 3-4 महीने ठीक ठाक गुजरे। कुछ मुनाफा हुआ, थोड़ा नुकसान भी। वो सुबह न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते थे, मतलब जब अमेरिका के बाजार खुले होते हैं, और फिर अपने सेल्स ऑफिस चले जाते थे। सब ठीक लग रहा था। पटरी पर आ रही थी गाड़ी। हाँ, लेकिन फिर वो गलती हुई जो अक्सर नए ट्रेडर्स करते हैं। कौन सी गलती? ओवर ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश। अच्छा, कैसे? सुबह न्यूयॉर्क सेशन में मुनाफा हो रहा था तो उन्हें लगा क्यों ना शाम को एशियन सेशन में भी ट्रेड किया जाए। और पैसा बनाने का लालच। हाँ, फिर जब एशियन सेशन में नुकसान होने लगा तो सोचा चलो इसे लंदन सेशन में रिकवर करते हैं। ओहो, ये तो साइकिल बन गया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि उन्हें रात को 2:30 बजे उठकर लंदन सेशन के लिए बैठना पड़ता था। रात के 2:30 बजे? हाँ, सोचिए जरा, न्यूयॉर्क में कमाया, एशियन में गंवाया, ये बराबर छूटे, और लंदन में फिर नुकसान। ये तो एक दुष्चक्र है। इससे निकलना मुश्किल होता है। नींद खराब, दिमाग पे प्रेशर। बिल्कुल। वो फंस गए थे इस चक्कर में। और इसके साथ एक और चीज जुड़ गई होगी, जानकारी का ओवरलोड। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। उन्हें लगा शायद वो कम जानते हैं इसलिए नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने और ज्यादा सीखने की धुन में क्या किया? और इंडिकेटर्स, चार्ट्स। हाँ, कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जैसे? उन्होंने नाम लिए बॉलिंगर बैंड्स, EMA, इचिमोकू क्लाउड, स्टोकास्टिक्स, मैकडी, RSI डाइवर्जेंस। लिस्ट लंबी थी। अरे बाप रे, मतलब पूरा जखीरा जमा कर लिया इंडिकेटर्स का। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिकेटर्स में PhD कर लियो। उन्हें लगा जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग में ये सोच अक्सर उल्टी पड़ती है ना? बिल्कुल, इतनी सारी जानकारी, इतने सारे सिग्नल्स, सबने मिलकर कंफ्यूजन पैदा कर दिया। ये यूनिवर्सिटी या नौकरी जैसा नहीं है जहां ज्यादा ज्ञान हमेशा अच्छा हो। यहाँ ज्यादा जानकारी ने उन्हें पैरालाइज कर दिया था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस सिग्नल पर भरोसा करें, कब ट्रेड लें, कब नहीं। हाँ, इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब आप सोचते ही रह जाते हो, कर कुछ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये परेशानी अपने मेंटर अंकल टेड को बताई तो मेंटर ने एक बड़ी काम की सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा तुम और कुछ मत देखो, सिर्फ अपने उन शुरुआती महीनों का डेटा देखो जब तुम्हें मुनाफा हो रहा था, उसका विश्लेषण करो। अच्छा, वापस बेसिक्स पर जाने को कहा। हाँ, और जब उन्होंने ऐसा किया तो राज खुल गया। क्या निकला उसमें? पता चला कि उन मुनाफे वाले महीनों में वो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे थे। ओके, एक सेशन। और सिर्फ 1 या 2 करेंसी पेयर पर फोकस कर रहे थे, जैसे USD CAD या USD JPY। सिर्फ 1 या 2 पेयर। जबकि हाल के नुकसान वाले दौर में वो कई सारे पेयर्स ट्रेड कर रहे थे। GBP USD, GBP JPY, AUD USD, गोल्ड, सब कुछ। ओहो, मतलब वो हर जगह हाथ मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। यहीं पर वो बड़ा बदलाव आया, वो आहा मोमेंट। समझ आ गया कि गड़बड़ कहाँ थी। उन्हें एहसास हुआ कि समस्या ज्यादा जानने या कम जानने में नहीं थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा करने में थी। सफलता का रास्ता असल में चीजों को सिंपल रखने में था, कॉम्प्लिकेटेड बनाने में नहीं। बिल्कुल। तो उनकी नई रणनीति क्या बनी? फोकस। हाँ। सरलीकरण और फोकस। उनकी रणनीति बन गई दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड। बस। हाँ, सिर्फ 1 सेशन न्यूयॉर्क और सिर्फ 1 या 2 करेंसी पेयर पे पूरा ध्यान। ये हुई ना बात, लेस इज मोर वाला फंडा। एग्जैक्टली। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर इस नतीजे पर पहुंचना कितना महंगा पड़ सकता है कभी-कभी। कुछ लोगों को ये जल्दी समझ आता है, कुछ को सालों लगते हैं। और कुछ समझ ही नहीं पाते। हाँ। ट्रेडिंग में ये सिद्धांत बहुत मायने रखता है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी इस बारे में। क्या?
कि किसी एक करेंसी पेयर को गहराई से समझना किसी इंसान को समझने जैसा है। अच्छा, कैसे? हर पेयर का अपना मिजाज होता है, अपनी पर्सनालिटी। हर सेशन में उसका बर्ताव बदल जाता है। जैसे गोल्ड न्यूयॉर्क सेशन में अलग चलेगा, लंदन में अलग, एशियन में अलग। आपको उसके साथ वक्त बिताना पड़ता है, उसे बस देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो कब कैसे रिएक्ट करता है। बिना समझे ट्रेड लेना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बहुत सही एनालॉजी है। विशेषज्ञता और फोकस, यही बात कई कामयाब ट्रेडर्स की कहानियों में दिखती है। वो किसी एक चीज के माहिर होते हैं। हाँ, कोई सिर्फ ऑयल ट्रेड करता है, कोई सिर्फ नैस्डैक, कोई सिर्फ ब्रेकआउट्स। बिल्कुल, और वो उसी पर टिके रहते हैं। और एक जरूरी बात उन्होंने कही, विन रेट से ज्यादा जरूरी है अपने नुकसान को काबू में रखना। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप अपने नुकसान को छोटा रखते हैं तो मुनाफा अपने आप बड़ा दिखने लगता है। उनका विन रेट उन्होंने बताया 60-65% के आसपास था। जो सुनने में शायद ऐसा लगेगी, अरे बस इतना। हाँ, लेकिन क्योंकि उनके लॉस वाले ट्रेड बहुत छोटे होते थे, इसलिए ओवरऑल वो मुनाफे में रहते थे। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते थे। सही है, मतलब लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लूजर्स शॉर्ट। बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, एक मनोवैज्ञानिक और पैसों की लड़ाई। हाँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने दोस्तों और जाने वालों से पैसे लेकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ओह, ये तो बहुत कॉमन ट्रैप है। हाँ, अक्सर ऐसे ही शुरू होता है। दोस्त कहते हैं, यार तू ट्रेड कर ही रहा है, मेरे पैसे भी लगा दे, जो बने आधा आधा। शुरू में मुनाफा हुआ तो बात फैली और लोग पैसे देने लगे। देखते ही देखते ये रकम $500 मिलियन तक पहुंच गई। $500 मिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन जो वादे किए गए थे रिटर्न्स के, वो शायद $2 मिलियन तक के थे। अरे बाप रे, वादा इतना बड़ा कर दिया। हाँ, और यहीं पर जाल बुना जाने लगा। कैसे? पॉन्जी जैसा कुछ? हाँ, जब ट्रेडिंग से उतना रिटर्न नहीं आ रहा था जितना वादा किया था, तो दबाव में आकर नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को मुनाफा देना शुरू कर दिया। ओह नो, ये तो क्लासिक पॉन्जी स्कीम का पैटर्न है। अनजाने में ही सही, पर फंसते चले गए। बिल्कुल, और फिर वो शर्मिंदगी, सच बताने का डर, वो हालात को और बिगाड़ देता है। लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, मार्केट खराब था, फलाना न्यूज आ गई, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। हाँ, असलियत छुपाते हैं। ये बोझ वो ढोते रहें। कब तक? जब तक कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा मौका नहीं आया। उनका पहला बच्चा होने वाला था। अच्छा। तब उन्होंने सोचा कि क्या उनका बच्चा एक ऐसे बाप के घर आएगा जिस पर लोगों का इतना कर्ज है। इस सोच ने उन्हें हिला दिया। एक वेकअप कॉल। हाँ, और उन्होंने सच बोलने का मुश्किल फैसला किया। उन्होंने अपने सभी निवेशकों को इकट्ठा किया और सब बता दिया कि नुकसान हो गया है। ये बहुत हिम्मत का काम है। रिएक्शन क्या था लोगों का? जाहिर है मुश्किल रहा होगा। शुरू में शौक, फिर गुस्सा, चिंता भरी कॉलें। किसी ने बैंक से लोन लेकर पैसा दिया था, किसी की वो जमा पूंजी थी जो विरासत में मिली थी। उफ, बहुत मुश्किल सिचुएशन। लेकिन सच बोलने के बाद, जैसा उन्होंने कहा, उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ, वो क्लैरिटी आ गई, अब आगे क्या करना है ये सोचना था। बिल्कुल। उन्होंने फिर एक प्लान बनाया, हर महीने लगभग $6000 चुकाने का, और 1.5 साल के अंदर सबके पैसे वापस कर दिए। 1.5 साल में? ये तो काबिले तारीफ है। ये वाकया दूसरों के पैसे मैनेज करने के खतरों को दिखाता है और ट्रांसपेरेंसी की अहमियत को भी। हाँ, उनका कहना था कि बुरी खबर सीधी बता देनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं। शायद लोग तब ज्यादा इज्जत करें। सही बात है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो लोग बिना सोचे समझे ऐसे ऊंचे रिटर्न के वादे पर पैसा लगा देते हैं, थोड़ी गलती उनकी भी है। ये उनके लालच को दिखाता है। बिल्कुल, दोनों तरफ की बात है। या। अच्छा, अब उनके व्यक्तिगत ट्रेडिंग लॉस की बात करें। सबसे बड़ा नुकसान? हाँ, उनका सबसे बड़ा पर्सनल ट्रेडिंग लॉस था $51,000 का, एक ही दिन में। $51,000 एक दिन में? कैसे हुआ ये? और मजे की बात ये तब हुआ जब वो YouTube पर लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे। लाइव ट्रेडिंग में? सबके सामने। हाँ। CPI न्यूज इवेंट का दिन था। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई का आंकड़ा। मार्केट में बड़ी हलचल होती है इस वक्त। हाँ, बहुत वॉलेटाइल होता है। उन्होंने सोचा कि कीमत या तो तेजी से ऊपर जाएगी या नीचे, तो उन्होंने दोनों तरफ ऑर्डर लगा दिए, एक बाई स्टॉप ऊपर जाने पर खरीदने का और एक सेल स्टॉप नीचे जाने पर बेचने का। अच्छा, स्ट्रैडविल या स्ट्रैंगल जैसी स्ट्रैटेजी। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही न्यूज आई, मार्केट में अफरा तफरी मची। स्प्रेड, खरीद और बिक्री की कीमत का अंतर अचानक बढ़ गया। ओके। उनका बाई स्टॉप एक्टिवेट हो गया, लेकिन कीमत तुरंत नीचे गिर गई। ओह, स्लिपेज हुआ होगा। हाँ, उन्होंने घबराकर वो बाय पोजीशन बंद की, तभी उनका सेल स्टॉप एक्टिवेट हो गया और कीमत वापस ऊपर चली गई। अरे नहीं।
विपसॉ, दोनों तरफ लॉस। दोनों तरफ लॉस। इसे विपसॉ कहते हैं। नतीजा कुल $51,000 का नुकसान। बाप रे, ये तो बुरा सपना है किसी भी ट्रेडर के लिए लाइफ पर। बिल्कुल। इस अनुभव के बाद वो न्यूज ट्रेडिंग को जुआ मानने लगे। समझ आता है क्यों। उनका कहना है कि न्यूज के दौरान जो कमाया वो गंवाया भी। फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। और कंट्रोल में क्या है? सिर्फ आपका रिस्क। एग्जैक्टली आपका संभावित नुकसान। आप कितना खोने को तैयार हैं। उन्होंने एक दिलचस्प तकनीक भी बताई थी लॉस मैनेजमेंट के लिए। हाँ, वो गट फीलिंग वाली। हाँ, कि अगर ट्रेड लेते वक्त अंदर से आवाज आए, गट फीलिंग हो कि शायद स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, हाँ, तो क्या करें? तो अपनी पोजीशन का 50% वहीं बंद कर दो। अच्छा, क्यों? उनका मानना है कि गट फीलिंग अक्सर दिमाग से ज्यादा तेज होती है। इससे क्या होगा? अगर बाजार आपके खिलाफ गया तो आपका नुकसान आधा हो गया। सही। और अगर बाजार पलट गया और आपके हक में चला गया तो आप अभी भी 50% पोजीशन के साथ ट्रेड में हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि आपकी गट फीलिंग सही थी। ये वाकई सोचने लायक तकनीक है, एक तरह का साइकोलॉजिकल हेज। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि 90% ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं। कारण वही घिसे पिटे हैं, पर सच हैं। क्या? अनुशासन की कमी। हाँ, अनुशासन की कमी, भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग करना, डर, लालच, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और सबसे बढ़कर रिस्क को सही तरीके से मैनेज ना करना। लोग अक्सर या तो कर्ज चुकाने के दबाव में होते हैं या रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। या फिर दूसरों के इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर इस काम में आ जाते हैं बिना किसी असली जुनून के। एग्जैक्टली। बिना पैशन के टिकना मुश्किल है। और पैसे बनाने के बाद की सोच भी काफी मैच्योर लगी उनकी। हाँ, वो एसेट्स वाली बात। उन्होंने जोर दिया एसेट्स बनाने पर, मतलब ऐसी संपत्ति जो आय पैदा करे बजाय लायबिलिटीज खरीदने के, जैसे महंगी स्पोर्ट्स कारें। सही। पहले जड़ें मजबूत करो। उनका कहना था लोगों ने मेरी स्पोर्ट्स कार देखी लेकिन वो एसेट्स नहीं देखे जो मैंने पहले बनाए थे। उन्होंने मजाक में कहा कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ऐसे खरीदी जैसे सब्जियां खरीद रहे हो। हाँ, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना दिखाता है। और उनका कहना सही था कि पाकिस्तान और भारत जैसी जगहों पर अपना घर होना एक कल्चरल जरूरत भी है, एक सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। उन्होंने पहले घर लिए, संपत्ति बनाई, ताकि अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो सड़क पर ना आना पड़े। स्पोर्ट्स कारें तो बाद में आई। हाँ, जब उनके बनाए हुए एसेट से पैसिव इनकम आ रही थी, मतलब ऐसी आय जिसके लिए लगातार काम नहीं करना पड़ता, तब शौक पूरे किए। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। मानसिकता की बात करें तो उनका नजरिया साफ था, पैशन। अगर आप किसी काम के लिए जुनूनी है तभी आप उसमें टिक सकते और कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या ट्रेडिंग। बिल्कुल। ये जुनून ही आपको गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। उनका मानना है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने से पैसा और दूर भागता है। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। सही। और उस रैट रेस से निकलने के लिए क्या सलाह दी 9 से 5 के चक्कर से? उन्होंने कहा खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। अपना शरीर, अपना खान-पान, अपनी सेहत। अच्छा, इसका पैसे से क्या कनेक्शन? उनका कहना था कि जब आप इन चीजों को कंट्रोल करते हैं जो आपके वश में हैं, तो दिमाग बेहतर काम करता है। आप लीक से हटकर सोचने लगते हैं, अपनी छुपी हुई स्किल्स को पहचानते हैं। ओके। और फिर पैसे कमाने या वित्तीय स्थिति सुधारने के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट पहले। ये एक दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। खुद पर काम करो, बाकी चीजें फॉलो करेंगी। हाँ, और कामयाब लोगों से सीखने की बात भी उन्होंने कही। सोशल मीडिया वाली? हाँ, कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से कामयाब लोगों तक पहुंचना, उनसे जुड़ना कितना आसान हो गया है, जो पहले मुमकिन नहीं था। सही है। तो बजाय उनकी आलोचना करने या उनसे जलने के, उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की। कैसे पूछने से सीखने का दरवाजा खुलता है। बिल्कुल। सवाल पूछो, सीखो, और हाँ, थोड़ा लॉजिक भी इस्तेमाल करो ये समझने के लिए कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। सही है। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से हमने देखा कि कैसे सेल्स के दिनों की जिद, वो ना सुनने की आदत, हाँ, वो रेजिलियंस, ट्रेडिंग के शुरुआती दर्द भरे सबक, फिर चीजों को आसान बनाने और फोकस करने की ताकत, वो सरलीकरण वाला पॉइंट, पैसों और भावनाओं के उतार चढ़ाव को संभालने का हुनर, और आखिर में एक मजबूत सोच के साथ संपत्ति बनाने पर ध्यान देना, इन सब ने मिलकर एक कामयाब सफर को मुमकिन बनाया। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है ना? क्या सवाल? क्या वाकई ज्यादा जानकारी हमेशा बेहतर होती है?
जैसा उनका वो इंडिकेटर्स के साथ अनुभव रहा, हाँ, वो एनालिसिस पैरालिसिस वाला। या फिर किसी एक चीज में महारत हासिल करना ज्यादा जरूरी है, खासकर ट्रेडिंग जैसी दुनिया में जहां एक गलत कदम की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सोचने वाली बात है। कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करना, या कुछ चुनिंदा चीजों को गहराई से समझकर उनमें माहिर बनने का सफर, किसमें ज्यादा दम है? सही। ये सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं सोचने को।